चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान के परिचय से शुरू करते हैं। जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है और इसके जो जनक है वो अरस्तु हैं। बायोलॉजी का नाम सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रिनीवेसर ने दिया। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान और दूसरी है बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के जो जूलॉजी का जो अध्ययन है उसे उसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में जो हम पादपों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। चलिए जूलॉजी के बारे में थोड़ा देखते हैं। जूलॉजी जो है ये इसे देखते हैं। जूलॉजी के जो जनक है वो भी अरस्तु ही है। जूलॉजी के जो जनक है वो भी अरस्तु है और अरस्तु ने एक जो बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। इसमें इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर तीन भागों में बांटा। अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा। ठीक है। ऐसे ही जो बॉटनी है, बॉटनी के जनक कौन है? थियोफेस्टस है और इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें भी इन्होंने कुछ पादपों का अध्ययन किया, 500 से 1000 अलग अलग पादपों का अध्ययन किया और इनको तीन भागों में बांटा। तीन भाग कौन कौन से हैं? वो दोनों में हैं। बॉटनी में भी है बॉटनी में भी जो थियोफेस्टस ने बांटे थे और ऐसे ही जो जंतु विज्ञान जूलॉजी है इसमें भी इसको भी तीन भागों में बांटा गया। पहले जंतु विज्ञान के बारे में, जूलॉजी के बारे में जानते हैं। पहला है आकार की, जिसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम किसी जीव की बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं और दूसरा है आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, जिसको एनाटॉमी कहते हैं। मतलब अंदर की जो हमारे ऑर्गन हैं उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उनको एनाटॉमी कहते हैं। तीसरा है आकार की, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम जो हमारे ऑर्गन या हमारा शरीर है वो किस प्रकार से काम कर रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब जो है जूलॉजी बॉटनी है, बॉटनी को भी तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है। और ये आपको पता ही है, मॉर्फोलॉजी को हिंदी में आकार की कहते हैं, एनाटॉमी को आंतरिक संरचना का अध्ययन कहते हैं और फिजियोलॉजी को कार्य की कहते हैं। ठीक है। जीवधारियों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे कि जीवधारियों की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है। ठीक है। कोशिका को देखते हैं, सेल। ठीक है। कोशिका जो है यह जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। कोशिका जो है, कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है और उत्तकों से मिलकर अंग बनता है। उत्तक अर्थात टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स से मिलकर अंग तंत्र अर्थात ऑर्गन सिस्टम बनता है और अंग तंत्र से मिलकर जीव बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। दो टाइप होते हैं कोशिका के। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव अर्थात प्राचीन। कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसका प्राचीन न्यूक्लियस होता है, मतलब बहुत पुराना न्यूक्लियस होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, जिसका क्या होता है, पूरा न्यूक्लियस होता है, विकसित न्यूक्लियस होता है। ट्रू मतलब पूरी पूरी तरह से विकसित। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। अब जो है प्रोकैरियोटिक, इसमें जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में हम देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बहुत बहुत प्राचीन, आद्य झिल्ली टूटी या छोटी या होती ही नहीं है। मतलब झिल्ली या तो टूटी होती है या फिर होती ही नहीं है। या निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस जो है अब्सेंट होती है। इसमें जो है जो जो न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में जो है ये छोटे छोटे डॉट डॉट जो है दिखाई दे रहे हैं इसके बाहर। ये सॉरी, ये जो इसके बाहर ये छोटे छोटे जो मेम्ब्रेन के हिस्से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से विकसित नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक में पूरी तरीके से विकसित है।
अब यहाँ पे जो है प्रिमिटिव जो है मेम्ब्रेन होती है या रेडिमेंट्री, रेडिमेंट्री मतलब टूटी फूटी है, रेडीमेड होती है टूटी फूटी छत छत विकसित, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में अ, कोशिका मेम्ब्रेन जो है अच्छे से विकसित होती है, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन अच्छे से विकसित होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड है। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण देखते हैं हम। यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण जो है वो है शैवाल की कोशिका, ठीक है। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है ये एल्गल सेल, ठीक है। दूसरा है कवक की कोशिका, फंगल सेल। तीसरा है पादप कोशिका, प्लांट सेल। चौथा है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। अब ऐसे ही हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। इसे हम जो धरती पर सबसे पहले आया वो बैक्टीरिया ही है, ठीक है। दूसरा है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसे हम क्या है और साइनोबैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी है, मतलब ना तो ये पूरी तरह से बैक्टीरिया है ना ही एल्गी है। तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया जो है नील हरित शैवाल जो है ये बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को समझते हैं, जीव को समझते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक पूरा जीव, जैसे मानव है, कोई भी पशु लेके चलो वो जीव, उसके बारे में, ठीक है। वो कैसा होता है, उसकी जो कोशिका होती हैं वो दो प्रकार से हम बांटते हैं ऑर्गेनिज्म को। एक होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। देखिए जो मैंने ये लिखा है आप एज इट इज़ ऐसे ही आप अपने नोट्स में इसे लिखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको आसानी से समझ आ जाए। जब आप इसको लिखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। लेकिन यदि आप इसको लिखते नहीं नहीं हो तो हो सकता है आपको ये समझ ना आए, क्योंकि अ, लिखने से हमें बहुत सारी चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ते हैं एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनके एग्जाम्पल है जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया। दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और बहुकोशिकीय जो होता है मल्टी मल्टी सेल्यूलर जो जीव है उनके एग्जाम्पल है शैवाल, कवक, पादप, जंतु। अब हम आगे देखते हैं, देखिए अब हम पढ़ेंगे जीवद्रव। ये कोशिका के भाग है, कोशिका के अंदर जो हमारे सेल ऑर्गन होते हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है, पहला है जीवद्रव, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव और केंद्र के सम्मिलित रूप को जीवद्रव या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जिसमें क्या है कोशिका द्रव और केंद्रक सम्मिलित हो, उसको हम क्या है मतलब दोनों को एक साथ जब हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं जीवद्रव, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोशिका का निर्माण भिन्न विभिन्न घटकों से होता है, जैसे कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल और ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब देखिए कोशिका को तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से तीन भाग है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, ठीक है। ये कोशिका है, कोशिका का डायग्राम है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी कोशिका के बारे में याद हो जाएगा। आप इसी तरीके से अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कीजिए या बनाइए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये वाला हिस्सा दिख रहा है बड़ा सा, ये है केंद्रक। और इसके बीच में जो ये वाला हिस्सा है ये केंद्रिका, ठीक है। और इसके बाहर जो है अलग अलग जो कोशिका के अंग है उनके बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली जो इसको पूरी, कोशिका झिल्ली जो है ये ढकी हुई है चारों तरफ से, इसको जो ढक रही है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसके अंदर लाइसोसोम जो है ये है। और ऐसे ही यहाँ पे अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य अंतर्द्रव्य जालिका एक खुरदरी एक चिकनी होती है, ठीक है। वैसे ही सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम कोशिका द्रव और राइबोसोम और गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, इनके जो इसके अंग हैं इनके बारे में आगे देखते हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, जो ये कोशिका झिल्ली है कोशिका को जो ढकी है चारों तरफ से उसको कोशिका, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। यह कोशिका के बाहर का एक मुलायम परत होती है जो कोशिका के आकार को निश्चित रखती है। कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। संरचनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, मतलब पारगम्य का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को मतलब ये अपने से
इसको अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है। जिन चीज़ों के अंदर ज़रूरत है उसको ये अंदर आने देती है, ये पारगम्य झिल्ली, और जिन चीज़ों के अंदर ज़रूरत नहीं उनको ये बाहर कर देती है। इसका ये मतलब होता है, ठीक है। दूसरा है कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा गया है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तीसरा है यह कोशिका को यांत्रिक सहारा देती है, मतलब ये जो है यांत्रिक सहारा देती है। अब आगे हम, यह अणुओं को अंदर तथा बाहर आने को नियंत्रित करती है, ये मैंने कहा, कौन? पारगम्य झिल्ली अणुओं को अंदर तथा बाहर आने को नियंत्रित करती है। अगला है, यह झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, यह झिल्ली जीवित होती है। ये क्या है? ये जीवित होती है, मतलब मृत नहीं होती है, जीवित होती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये किस में पाई जाती है? जीवित कोशिका, सॉरी, ये तो उसमें क्या बोलते हैं, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति है जो, ये सिर्फ किसमें? प्लांट्स में पाई जाती है। ये जो है जीवों में नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये प्लांट्स में पाई जाती हैं। तो अब देखो कोशिका भित्ति, ठीक है, पादप कोशिका के चारों ओर का आवरण उसकी सुरक्षा करता है, सेल वॉल कहलाता है, ठीक है। मैंने बोला था ये किसमें? पादपों में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है कोशिका भित्ति, और ये कठोर होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। वैसे ही कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी थी? लिपिड और प्रोटीन की, लेकिन यहाँ पे जो है कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, ये भी क्या होती है? पारगम्य होती है, ठीक है, तथा यह निर्जीव होती है। ये क्या होती है? निर्जीव होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिका को संरचना एवं दृढ़ता प्रदान करता है। ये क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है सेल्यूलोज, जो पादप कोशिका को संरचना एवं दृढ़ता प्रदान करता है। तीसरा है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्यों का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है, जो किस में होता है? कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, ठीक है, तो उसी क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। मतलब ये जैसे यहाँ पे कोशिका थी जो अभी मैंने दिखाई, ये कोशिका जो है इसके अंदर ये तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और कोशिका भित्ति के अंदर, ठीक है, ये झिल्ली के बाहर भित्ति होती है, ठीक है। तो जो भित्ति और केंद्रक, केंद्रक के बीच का जो ये वाला हिस्सा है, ये सारा हिस्सा है, ठीक है, इनमें जितने भी ये ऑर्गेनेल आ रहे हैं, ये सारा हिस्सा जो है किसका है? ये साइटोप्लाज्म का है, ठीक है। साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव, ठीक है, वो कोशिका द्रव किसका है? कोशिका द्रव का हिस्सा है इसका, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ, खनिज, लवण तथा जल, अकार्बनिक पदार्थ, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन एवं वसा होते हैं। इसमें क्या है? अनेक अकार्बनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, वसा, ये सब इसमें पाए जाते हैं। जो निर्जीव पदार्थ है ये सब निर्जीव होते हैं, ठीक है। अब क्या है? अब है इसके जो है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेन्यूल्स जो है पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है अंतः प्राद्रव्य जालिका, यह जंतु एवं पादप कोशिकाओं में झिल्लीदार नालियों नलिकाओं का अनियमित जाल होता है, और ये किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतः प्रद्रव्य जालिका जो है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अगला है राइबोसोम, ठीक है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम जो है इसकी खोज किसने की थी? ये पूछा जाता है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलेड ने की थी 1955 ईस्वी में। अतः आगे है, यह अंतः प्राद्रव्य जालिका की झिल्लियों की तरह एक सतह पर सटे, ठीक है, यह अंतः प्राद्रव्य जालिका की झिल्लियों के सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। अब है ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उनको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और डीएनए की बनी होती हैं, और जो राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन और डीएनए से बना होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम ये बहुत बार पूछा गया है, राइबोसोम किससे मिलकर बना है? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है, राइबोसोम किसके संश्लेषण में? प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। सी है गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने, किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखने पर मुड़ी हुई छड़ की तरह दिखाई देती है। पादप कोशिका में यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है जिसे डिप्टियोसोम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए जंतु कोशिका में तो इसे गाल्जी काय कहते हैं, ठीक है, जंतु कोशिका में तो गाल्जी काय कहते हैं, लेकिन पादप कोशिका में इसे डिप्टियोसोम कहते हैं, ठीक है, डिप्टियोसोम कहते हैं। ये याद रखना है आपने। यह स्तनधारियों की लाल लाल रुधिर कणिका जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में एवं नील हरित शैवालों में नहीं पाई जाती है, ठीक है।
यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, सिक्रेटरी अंग है, ठीक है। और लाइसोसोम एवं प्रोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है। ये किसके लाइसोसोम और प्रोक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है? कौन? गोल्गी का। अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डिडवे ने 1958 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये याद रखना आपने, ठीक है। इसका आकार थैली जैसा होता है। इसमें एंजाइम होते हैं जो द्रव को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। आत्महत्या की थैली भी इसे कहते हैं। देखिए, लाइसोसोम है जो कोशिका के अंदर जो जैसे होता है विषैला पदार्थ, कोई ऐसा जो कोशिका के लिए अच्छा नहीं है, उससे ये क्या कर देता है, उसे ये नष्ट कर देता है, मतलब उसको ये खा लेता है। कौन? लाइसोसोम, ठीक है। लेकिन यदि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर विकार पैदा होता है, ये पूरी कोशिका को भी खा देता है, ठीक है, मतलब नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहते हैं। यह कोशिका की रिपेयरिंग करता है। ऐसे तो रिपेयरिंग करता है, लेकिन यदि क्या है, कोई उसमें विकार उत्पन्न होता है तो ये कोशिका को भी खा लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए इतना काफ़ी होगा।